बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू डिप्स वर्चुअल क्लास। सब्जेक्ट बायोलॉजी, क्लास 10th। आई एम मिस सदर। ठीक है, चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था गैसियस एक्सचेंज। टॉपिक हम लोग इसके बहुत सारे पढ़ चुके हैं, चैप्टर के हम लोग लास्ट पे हैं। अभी आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द रेट ऑफ ब्रीथिंग। इसके अलावा रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम ब्रोंकाइटिस एंड एम्फिसीमा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करती हैं अपना टॉपिक अफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द रेट ऑफ ब्रीथिंग। के जो हमारी एक्सरसाइज जब हम करती हैं वो उसका हमारी ब्रीथिंग पे क्या अफेक्ट होता है। आपको वैसे नॉर्मली भी आप ऑब्ज़र्व करें, हम थोड़ी सी जब भी एक्सरसाइज करें, नॉर्मली थोड़ा सा भाग भी जाएं, रनिंग भी कर लें, फिर भी हमारी सांस फूलना स्टार्ट हो जाती है, हमारी ब्रीथिंग का रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो सिंपल अंडर रेस्टिंग कंडीशन, यानी कि जब हम आरामदेह हालत में सांस ले रहे होती हैं उस टाइम 1 मिनट में हम तकरीबन 15 से 20 टाइम जो है वो ब्रीथिंग का प्रोसेस कर रही होती हैं। लेकिन जैसे ही हमारी एक्सरसाइज का रेट इंक्रीज़ होता है, जैसे ही हम दौड़ते हैं, जैसे ही हम लोग कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, उस टाइम हमें हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। क्यों ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए? क्योंकि हमारी बॉडी ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रही होती है। उस वक्त ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन इस वजह से चाहिए ताकि वो ऑक्सीजन लेकर हम जो ग्लूकोज़ के मालिक्यूल हमारे सेल में स्टोर हैं उन सेल की ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, ऑक्सीडेशन या ब्रेक डाउन कर सके और रिज़ल्ट में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके। जब ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो ज़्यादा एनर्जी हमारी बॉडी को मिलेगी, ज़्यादा एनर्जी मिलेगी तो हम ज़्यादा अच्छी तरह से अपनी एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी के लिए हम ज़्यादा ऑक्सीजन ले रहे हैं। ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी को कैसे मिलेगी? जब हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्हेलेशन का, ब्रीथिंग का प्रोसेस करेंगे। ठीक है, अब जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे, एनर्जी फूड की ब्रेकडाउन होगी, रिज़ल्ट में उतनी ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, जो कि हमारे ब्लड में क्या होती जाएगी, जमा होना स्टार्ट होती जाएगी। जब ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, जब वो हमारे ब्रेन तक पहुँचेगा, जब ऐसा ब्लड हमारे ब्रेन तक पहुंचेगा तो ब्रेन का पार्ट जो मेडुला है, ठीक है, जो कि हमारे पास मेन ब्रीथिंग सेंटर है, ये ऐसे ब्लड को जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसे डिटेक्ट कर देगा, फ़ौरन से उस ब्लड को, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को मालूम कर लेगा। ठीक है, और फिर सिग्नल भेजेगा हमारे डायाफ्राम को, हमारे रिब्स के जो मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स वगैरह थे, उन्हें ये सिग्नल भेजेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कॉन्ट्रैक्शन और अपनी रिलैक्सेशन को क्या करें, इंक्रीज़, यानी कि इन्हेलेशन का और एक्सहेलेशन का प्रोसेस इंक्रीज़ कर दे, जिसकी वजह से जो हमारी एक्सरसाइज में जो ब्रीथिंग रेट होता है वो 1 मिनट में 30 से 40 टाइम्स तक चला जाता है। नॉर्मल 15 से 20 से 30 से 40 तक चला जाता है। दोबारा मैं रिवाइज़ कर रही हूँ, जब कभी भी बच्चों हमारी बॉडी में रेस्टिंग कंडीशन में, तो जब हमें नॉर्मल एक्सरसाइज करें उस टाइम हम 1 मिनट में 15 से 20 होगा। लेकिन जैसे ही हम कोई एक्सरसाइज करेंगे, हम कोई काम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारे कोई काम हमारी बॉडी से जब हम ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं उस टाइम हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। अब हमें एनर्जी बॉडी में कब मिलती है? जब हम फूड के मालिक्यूल्स को क्या कर रही होती हैं, ग्लूकोज मालिक्यूल की ऑक्सीडेशन या उसकी ब्रेकडाउन होती है, रिज़ल्ट में ज़्यादा से, ठीक है, हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। और वो एनर्जी हमें कब मिलती है? जब हम ग्लूकोज मालिक्यूल की ऑक्सीडेशन या ब्रेकडाउन करती हैं। और ग्लूकोज मालिक्यूल की ब्रेकडाउन कब होती है? जब हम ऑक्सीजन लेती हैं इन्हेलेशन में। ठीक है, अब हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा ग्लूकोज मालिक्यूल की ब्रेकडाउन चाहिए, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत भी है यहाँ पे। तो रिज़ल्ट में जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे, रिज़ल्ट में इस ग्लूकोज के मालिक्यूल की ब्रेकडाउन की वजह से उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। रिज़ल्ट में वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ब्रीथिंग की बच्चे रिस्पायरेशन की डेफिनेशन, इक्वेशन ही क्या है कि जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं प्लस हमारे पास जो ग्लूकोज से C6H12 और O6 इसकी ब्रेकडाउन होती है, रिज़ल्ट में CO2 प्रोड्यूस होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है, साथ में एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है,
उस एनर्जी को तो एक्सरसाइज के लिए हम यूज़ करेंगे, हमारी बॉडी यूज़ करेगी। वाटर हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट वो भी ज़रूरत हो जाएगी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू होगा, जो ब्लड में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इस ब्लड, ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, ये जब हमारे ब्रेन तक सर्कुलेट करेगा, हमारा ब्रेन कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन को डिटेक्ट करेगा, मालूम करेगा और सिग्नल भेजेगा हमारे डायफ्राम और रिब्स मसल को, इंटरकोस्टल मसल्स वगैरह को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन करें, इंक्रीज़ करें। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इंक्रीज़ होगी, हमारा ब्रीथिंग रेट यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन भी इंक्रीज़ होगा। और इस तरह ड्यूरिंग एक्सरसाइज हमारे ब्रीथिंग रेट 30 to 40 टाइम्स पहुँच जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपकी टिडबिट में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि घरों में वेंटिलेशन सिस्टम क्यों चाहिए। वेंटिलेशन सिस्टम का मतलब है जो हम खुले कमरों में रोशनदान वगैरह के विंडोज़ वगैरह बनाते हैं, वो इसी वजह से चाहिए ताकि फ़्रेश एयर हमारे रूम में इंटर हो सके। और फ्रेश एयर के बाद जो एयर, ऐसी एयर जिसमें अब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, जो एयर ख़राब हो चुकी है, ठीक है, एस पोल्यूटेड एयर है, उसका अब हमारे रूम से निकलना ज़रूरी है और वो रोशनदान और विंडोज़ वगैरह के थ्रू ही पॉसिबल होता है। ठीक है, इसी वजह से वेंटिलेशन सिस्टम बनाना चाहिए। एक तो वेंटिलेशन सिस्टम हमारी एयर को, जो पोल्यूटेड एयर है उसे निकालता है, फ्रेश एयर को रूम में इंटर करवाता है। इसके अलावा ह्यूमिडिटी लेवल को प्रॉपर करता है। ठीक है, और जब हम लोग घरों में प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम नहीं रखते तो हमारे घरों में पोल्यूटेंट्स वगैरह बन जाती हैं और जिसकी वजह से एलर्जी, एस्थमा सिस्टम वगैरह और रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स इंक्रीज हो जाती हैं। ये था आज हमारा टॉपिक जिसमें हम लोगों ने वेंटिलेशन के बारे में पढ़ा। कंपोनेंट्स ऑफ एयर को देखें, यानी कि एयर में कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, टेम्परेचर उसका नॉर्मल होता है और नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। इंस्पायर्ड एयर, जब हम एक एयर इन्वायरमेंट से लेते हैं उसमें ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन 21% तक प्रेजेंट है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की 0.04% तक प्रेजेंट है। वाटर वेपर्स वेरिएबल होती हैं, यानी ये डिपेंड करती है इर्द गिर्द के, ठीक है, वेरिएबल यानी इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट पे ये डिपेंड करता है। टेम्परेचर भी जितना एनवायरनमेंट का होगा उतनी हमारी एयर का भी अंदर जाएगा। नाइट्रोजन जो है वो 78% प्रेजेंट होती है। ये इंस्पायर्ड एयर जो हम ले रहे हैं, लेकिन जब हम एयर को एक्सपायर्ड करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन हमारी बॉडी में यूज़ हो जाती है, तो ऑक्सीजन कितनी एक्सपायर्ड एयर में होगी, 16%, यानी 5% हमारी बॉडी में यूटिलाइज होगी। है हमारी बॉडी के सेल लेकर उन्होंने एनर्जी प्रोड्यूस की है। आने वाली ईयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन कम थी, लेकिन अब जो एक्सपायर्ड एयर होगी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जितनी एयर हमने यूज़ की है उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमने प्रोड्यूस की है। तकरीबन 5% तक हमने ऑक्सीजन यूज़ की है, तो 4-5% तक कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होके हमारी एक्सपायर्ड एयर में इंटर हो जाएगी। सैचुरेटेड वाटर वेपर्स होंगे, यानी जितने हम लोग अपनी, जितनी हमारी एयर में हमारी बॉडी के रिस्पायरेशन के रिज़ल्ट में वाटर प्रोड्यूस हो सकती हैं, वो वाटर इसमें इंटर हो गए। क्योंकि अभी मैंने इक्वेशन में बताया था कि वाटर भी प्रोड्यूस होता है। ये वाटर सैचुरेटेड अमाउंट पे जितना ज़्यादा आ सकता है हमारी एयर में वो आएगा, और ऐसी एयर जो है, एयर उस वाटर को लेकर हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएगी। टेम्परेचर, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 या 38 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हमारी एयर जो निकलेगी उसका भी टेम्परेचर इतना ही होगा एक्सपायर्ड एयर का। ठीक है, नेक्स्ट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारी बॉडी में यूटिलाइज नहीं होती, बिल्कुल नहीं ज़रूरत, इस वजह से जितनी वो आई थी उतनी वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएगी। तो ये था हमारी बॉडी का एयर कंपोनेंट्स का, कंपोनेंट्स इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एयर्स के। ठीक है, अच्छा बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक, अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। जब कभी भी हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाए किसी भी फैक्टर्स, किसी भी रीज़न की वजह से, तो फिर हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में डिसऑर्डर काज होते हैं, जिसे हम रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स बोलते हैं। ठीक है, अब इन रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स में से कुछ रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर आपके इस चैप्टर में दिए हुए हैं। सबसे पहला है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस वर्ड 2 वर्ड से डिराइव हुआ है। एक ब्रोंको वर्ड इंडिकेट करता है ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स को,
ठीक है। जबकि आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, किसी चीज़ का सूज जाना, किसी चीज़ का जलना, किसी चीज़ का ख़राब हो जाना, ये हम आइटिस का मतलब लेती हैं, ठीक है। और ब्रोंकाइटिस के साथ आइटिस का वर्ड ब्रोंको के साथ यूज़ हो, इसका मतलब है कि मोस्ट सिंपल अगर हम इसके वर्ड से देखें तो इन्फ्लेमेशन या जलन काज हो रही है कि इसमें ब्रोंक्योल्स या ब्रोंकाई में, ठीक है। तो इसमें यही होता है, ब्रोंकाई या ब्रोंक्योल्स की जो लाइनिंग है, जो मसल्स बने हुए होती हैं, वो इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं या इन्फेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ब्रोंकाइटिस। क्लियर हो गया। अब ब्रोंकाइटिस का क्या अफेक्ट है हमारी बॉडी पे। ब्रोंकाइटिस क्योंकि ये एयर पैसेज वे है, एयर को पास कर रहा है, जब ये सूज जाएगा तो जैसे पिक्चर से देखें ये नॉर्मल है तो इसका डायमीटर क्या है, ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही ये सूज जाएगा, इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एयर का जो एयर फ्लो का जो रास्ता है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एयर जो है वो कम हमारे लंग्स तक पहुंच सकेगी, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जब एयर कम क्यों पहुंचेगी, क्योंकि ब्रोंकाइटिस हमारे पास इन्फ्लेम्ड होने की वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस को स्क्रीट करेंगे, म्यूकस की फॉर्मेशन की वजह से। या आपको जो येलो कलर का नज़र आ रहा है ये म्यूकस है, इसकी फॉर्मेशन की वजह से जो एयर पैसेज वे वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और एयर जो है वो एयर का फ्लो हमारी बॉडी में कम हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल। अब ब्रोंकाइटिस काजेज़ इसकी देखें तो ये वायरसेस से भी काज होता है, बैक्टीरिया से भी काज होता है, और पार्टिकल्स यानी एलर्जी से भी काज हो जाता है, ठीक है। अब वायरसेस कौन सा काज करता है, जो नॉर्मल इन्फ्लुएंजा फ्लू वायरस है वो हमारे पास काज करता है ब्रोंकाइटिस को। बैक्टीरिया जो इसे काज करती हैं उसका नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। जो निमोनिया का बैक्टीरिया है वही हमारे पास ब्रोंकाइटिस काज कर सकता है। इसके अलावा एलर्जी जो है वो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह से भी काज हो सकती है, ठीक है। ये थे हमारे पास काजेज़, यानी बैक्टीरिया से भी काज हो सकता है ब्रोंकाइटिस, वायरसेस से भी काज हो सकता है, और एलर्जी के लिए भी जो पार्टिकल्स हैं उनसे भी काज हो सकता है। वायरस कौन सा, इन्फ्लुएंजा वायरस नॉर्मली वो काज कर सकता है। बैक्टीरिया जो हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया जो है, जो नॉर्मल निमोनिया काज करने वाले बैक्टीरिया है वो भी काज कर सकता है, ठीक है। इसकी टाइप्स देखें अगर हम लोग तो 2 टाइप्स होती हैं हमारे पास ब्रोंकाइटिस की। एक है एक्यूट ब्रोंकाइटिस, दूसरा है क्रोनिक। एक्यूट को हम शॉर्ट टर्म ब्रोंकाइटिस भी बोलते हैं, क्रोनिक को हम लॉन्ग टर्म ब्रोंकाइटिस भी कहते हैं, ठीक है। एक्यूट वर्ड हमेशा किस डिजीज़ होता है, जो बिल्कुल रिसेंटली अटैक करती है, नई नई जो डिज़ीज़ अटैक करती है, जो शॉर्ट टर्म के लिए, कम टाइम के लिए होती है, उसे हम एक्यूट ब्रोंकाइटिस बोलेंगे, ठीक है। और क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है इसी वजह से हम इसे शॉर्ट टर्म ब्रोंकाइटिस भी कह सकते हैं, ठीक है। और शॉर्ट टर्म ब्रोंकाइटिस बग़ैर किसी मेडिसिन के 2 वीक्स में ख़ुद ही जो है हम घरेलू जो ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, ग्रीन टी का के वगैरह ले लेती हैं, ऐसी चीज़ें जो स्टीम वगैरह ले लेते हैं, इससे भी ठीक हो जाता है, ठीक है। जबकि जो क्रोनिक, जब कभी भी एक्यूट की हम प्रॉपर ट्रीटमेंट ना करें, प्रॉपर ख्याल ना करेंगे, तो ये एक्यूट ही डेवलप हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है ख़राब होके किस में, क्रोनिक में। क्रोनिक ऐसी डिजीज़ होती है जो लॉन्ग टाइम के लिए जो ख़राब हो जाती है, और जिसे ठीक करने के लिए हमें मेडिसिन वगैरह की फिर ज़रूरत होती है, ठीक है। तो क्रोनिक को हम लॉन्ग टर्म ब्रोंकाइटिस भी बोलते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, पुरानी होती है, और इसके लिए मेडिसिन्स की ज़रूरत होती है। अब मेडिसिन्स जो हम यूज़ करते हैं, अगर ये वाला ब्रोंकाइटिस बैक्टीरिया की वजह से काज हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, तो इसके लिए हम मेडिसिन एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो हैं वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज़ होते हैं, ठीक है। अगर ये वायरस की वजह से कास हो रहा है तो फिर ये ठीक होगा कि इससे वायरल इन्फेक्शन है, तो ये फिर हमें एंटीवायरल ड्रग से, मेडिसिन से ठीक होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो कफिंग है, जब हम खांसते वगैरह हैं तो ये खांसी हमारे ब्रोंकाई में जो इरिटेंट्स वगैरह होते हैं उनको, क्योंकि प्रेशर एग्जाइट होता है खांसी करने पे, तो वो हमारी बॉडी में से बलगम की फॉर्म में क्या हो जाती हैं, रिमूव हो जाती हैं। तो ये था हमारे पास सारा ब्रोंकाइटिस, जिसमें हमने उसकी डेफिनेशन देखी, उसके अफेक्ट देखा, उसके काजेज़ देखे, उसकी टाइप्स देखी, और इसकी ट्रीटमेंट देखी, ठीक है। तो इसकी ट्रीटमेंट ये था हमारे पास ब्रोंकाइटिस डिजीज़, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज़ की तरफ जाती है जो कि है हमारे पास एम्फीसीमा।
नेक्स्ट डिज़ीज़ स्टार्ट करते हैं एम्फीसीमा। ठीक है, एम्फीसीमा हमारे पास ऐसी डिज़ीज़ है, स्वेयर टाइप, लंग्स की स्वेयर टाइप की डिज़ीज़ है, जिसमें जो हमारे लंग्स के यूनिट एल्वोलाई हैं वो क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। एल्वोलाई माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हैं, जब ये एक दफ़ा डैमेज होती हैं तो दोबारा इनका ठीक होना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो क्यों एल्वोलाई इसमें डैमेज होती हैं? कफ की वजह से, जो हम लोग किसी रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर की वजह से, किसी भी इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस वगैरह की वजह से, स्मोकिंग वगैरह की वजह से एल्वोलाई ज़्यादा से ज़्यादा कफ को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कफ की वजह से जो एल्वोलाई की वॉल होती हैं वो क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, या ओवरऑल हम कह सकते हैं लंग्स डैमेज हो जाती हैं। ठीक है, इसकी काजेज़, 2 इम्पॉर्टेंट काजेज़ हैं। एक इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, सेकंड सिगरेट स्मोकिंग, मेजर काजेज़ का सिगरेट स्मोकिंग के। ठीक है, इसका अफेक्ट क्या होता है, ये परमानेंट और इरिवर्सिबल, यानी कि ये ऐसी डिज़ीज़ है जो परमानेंटली हमारे लंग्स को, हमारे एल्वोलाई को डैमेज कर जाती है, और हम दोबारा से उन एल्वोलाई या लंग्स को जो एम्फीसीमा की वजह से डैमेज हो चुके होती हैं उन्हें दोबारा से ठीक नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इस डिज़ीज़ को क्या बोलती हैं, ये इरिवर्सिबल डिज़ीज़ है। लेकिन अगर हम लोग स्मोकिंग वगैरह को स्टॉप कर दें तो जो इसका फर्दर डैमेज है, यानी जो फर्दर हमारे पास जो ठीक लंग्स बच के हैं, एल्वोलाई बच के हैं, तो वो बच सकती हैं, उनमें जो चांस है डैमेज होने का वो रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो इसकी काजेज़ में हमारे पास स्मोकिंग और एयर पोल्यूशन आती है। इसके सिम्टम्स में कफ आ जाता है, हमारी ब्रीथिंग की शॉर्टनेस आ जाती है। क्योंकि शॉर्टनेस ब्रीथिंग की क्यों हो जाती है, क्योंकि एल्वोलाई में एयर सही तरह नहीं पहुंचती, गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होता, हमारी बॉडी को सही तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग काज हो जाता है। इसके अलावा लंग्स इन्फेक्शन आ जाता है, म्यूकस ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, लॉस ऑफ एपिटाइट है, यानी हमें भूख कम से कम लगना स्टार्ट होती है, और भूख कम लगने की वजह से हम खा कुछ नहीं सकते, तो हमारा वेट भी आहिस्ता आहिस्ता लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसकी प्रिवेंशन में यही है, हमारी स्मोकिंग को अवॉइड कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे। आपको हमारे पास नॉर्मल एल्वोलाई हैं, लेकिन जब एल्वोलाई डैमेज होती हैं तो इस तरह इस फॉर्म में आ जाती हैं, एम्फीसीमा काज हो जाती है, और ये वाले एल्वोलाई फिर अपना फंक्शन परफॉर्म करने के काबिल नहीं होता। ठीक है, तो इसकी अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें कितनी ज़िंदगी रह जाती है इन पेशेंट्स की, तो तकरीबन ये 5 साल तक ही ज़िंदा रह सकती हैं। और ये वाली डिज़ीज़ ज़्यादा आदमियों में, मैन में ज़्यादा कॉमन होती है वोमेन के मुकाबले में, क्योंकि वो ज़्यादा स्मोकिंग कर रही होती हैं, और एज भी ज़्यादा 50 से 70 साल के जो लोग होती हैं, क्योंकि उनमें इम्यूनिटी भी उनकी वीक हो जाती है, उनमें इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये थी हमारे पास आज डिजीज़ेस। हम लोगों ने 2 डिजीज़ेस के बारे में पढ़ा, एक ब्रोंकाइटिस, दूसरी एम्फीसीमा। उनके काजेज़ देखे, उनकी डेफिनेशन देखी, उनके अफेक्ट देखे, उनकी टाइप्स देखी, उनकी हम लोगों ने ट्रीटमेंट वगैरह को देखा। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी एम्फीसीमा की देखी, और प्रिवेंशंस वगैरह को भी देखा। होमवर्क आप लोगों का बच्चे ये है, आप लोगों ने यही टॉपिक अपने बुक से अच्छी तरह से रीड करनी है, जिस चीज़ की समझ ना आए मुझसे पूछें, क्वेश्चंस करें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।